हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग के 3 ब्रांच हैं। व्हाइट बोर्ड देखिए, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग 3 है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑरिजिन सबसे पुराना है। जब से ह्यूमन बीइंग बिजनेस करना शुरू किया, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किसी न किसी तरीके से यूज कर रहा है। एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बही खाता में लिख के रखते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्राय सब कोई फॉलो करते हैं। छोटा से छोटा बिजनेसमैन से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां फॉलो करती हैं। फिर आया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत क्यों पड़ा? जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खुलने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा, तब कॉस्ट अकाउंटिंग का जरूरत महसूस हुआ। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक चीज को बनाने से पहले उसका कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, फिर चीज के बनने के बाद और एक बार कॉस्ट निकालते हैं। मान लो हम एस्टिमेट किए थे कि एक चीज को बनाने में 100 रुपया खर्च आएगा, लेकिन जब एक्चुअल चीज बन गई तो कॉस्ट 120 रुपया आया, मतलब 20 रुपया ज्यादा आया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फिर क्या करता है? ये फाइंड आउट करता है भाई किस कारण से ये 20 रुपया ज्यादा आया। कुछ कारण हमारे कंट्रोल में होते हैं, कुछ कारण हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर एक कारण हमारे कंट्रोल में नहीं है तब तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, महंगाई बढ़ गई। आप जब प्रोडक्शन करने का सोचे थे तब महंगाई कम थी, जब प्रोडक्शन करना शुरू किए महंगाई बढ़ गई। अगर महंगाई बढ़ने के कारण कॉस्ट ज्यादा लगा तब तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तब तो हमारे फैक्ट्री मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर महंगाई नहीं बढ़ी है फिर भी आपका कॉस्ट 100 से 120 रुपया हो गया, तब तो आपको सोचना है भाई कहां पे हमारा गलती हुआ है।
रॉ मटेरियल खरीदते समय गलती हुआ है, कि प्रोडक्शन के समय गलती हुआ है, कि कहीं और गलती हुआ है। उसे रीजन को भी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइंड आउट करता है। जब तक वो रीजन नहीं फाइंड आउट करेंगे, फ्यूचर में कैसे कंट्रोल करेंगे? करेक्ट। और अगर हम सोचे थे कि खर्चा होगा 100 रुपया, खर्चा हुआ 90 रुपया, 10 रुपया कम खर्चा हुआ, तब भी हमको सोचना है भाई कौन अच्छा काम किया, इसे कॉस्ट कम पड़ा। रॉ मटेरियल खरीदने वाला सही रेट में सही क्वालिटी का चीज खरीदा, या प्रोडक्शन के जो मैनेजर थे, एम्प्लॉय थे, वो अच्छा काम किए, या कोई और अच्छा काम किया, वो जानना जरूरी है। क्यों ये जानना क्यों जरूरी है? इसलिए कि जो अच्छा काम किया उसका एप्रिशिएशन होना चाहिए, उसका हमको पीठ थपथपाना है, 100 आदमी के सामने बोलना है भाई इसने अच्छा काम किया, उसको कुछ गिफ्ट देना है, उसको कुछ प्रमोशन देना है, तो क्या होगा? वो भी मोटिवेट होगा। अरे भाई मैंने अच्छा काम किया, मेरा कद्र हुआ, मेरे को प्रमोशन मिला, मेरे को बोनस मिला, वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ बाकी भी मोटिवेट होंगे, अरे भाई हम भी अच्छा काम करेंगे, हमें भी प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो ये सब काम है कॉस्ट अकाउंटिंग का। फिर आया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन रिसेंट 1950 को जब भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, उस साल ये वर्ड पहली बार यूज हुआ। ये बहुत नया है इसका ओरिजिन। अभी सिर्फ 72 साल हुए हैं, 72। इसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग द्वारा बनाया गया अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट पहले, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या क्या है, क्या क्या फाइनेंशियल वीकनेसेस हैं। क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। और ये काम करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कॉस्ट शीट के बारे में। कॉस्ट शीट के बारे में मैं बताने से पहले कॉस्ट के बारे में कुछ बताऊं। कॉस्ट आप सब कोई समझते हो। अब पेन खरीदने गए, दुकानदार ने कहा 20 रुपए का पेन है, आपने 20 रुपए दिया, उसने पेन दिया, तो आपके लिए पेन का कॉस्ट है 20 रुपए। हमको इस चैप्टर में ये फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट को फैक्ट्री में बनाने में कितना खर्चा आएगा। एक
एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के कितने एलिमेंट है, क्या क्या चीजों को मिलाने से कॉस्ट बनता है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल क्या है, लेबर क्या है, एक्सपेंस क्या है। पहले मटेरियल, मान लो आप टेबल बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं, इसमें जो लकड़ी लगेगी, टिम्बर, वो मटेरियल है। इसमें जो नेल्स लगेंगे, नेल्स समझते हो ना, कांटी, वो मटेरियल है। मान लो आप बुक्स बना, एक पब्लिशिंग हाउस है, वो बुक पब्लिश कर रहा है, क्या क्या मटेरियल लगेगा, पेपर, फिर इंक प्रिंट करने के लिए, फिर थ्रेड बाइंड करने के लिए, ग्लू अट्ठा बाइंड करने के लिए, मटेरियल। करेक्ट। फिर है लेबर, वो व्यक्ति जो रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा। जैसे फर्नीचर की बात करें तो कारपेंटर, कारपेंटर फर्नीचर बनाएगा, वो पैसे लेगा, उसे कहते हैं लेबर या वेजेस। अगर एक होटल है जहाँ खाना बन रहा है, समोसा बन रहा है, आलू चॉप बन रहा है, तो जो कुक है, जो समोसा बनाएगा, आलू चॉप बनाएगा, उसकी सैलरी है लेबर या वेजेस। फिर एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर के अलावा कुछ और भी खर्च होता है। जैसे मान ले एक फैक्ट्री है जहाँ फर्नीचर बनता है, फैक्ट्री है तो एक बिल्डिंग भी होगा फैक्ट्री का। अगर फैक्ट्री खुद की नहीं है तो भाड़े में लिए रहेंगे, तो रेंट देना पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस। फैक्ट्री में एक मैनेजर होगा, उसकी सैलरी सॉरी उसकी सैलरी भी लेबर में जाएगी, रेंट एक्सपेंस। फैक्ट्री में बल्ब होंगे, पंखे होंगे, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, वो एक्सपेंसेस है। करेक्ट। मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी सब एक्सपेंस। क्लियर। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल का 2 भाग किया गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसी प्रकार लेबर का 2 भाग किया गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। उसी प्रकार एक्सपेंसेस का 2 भाग किया गया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल क्या, वो मटेरियल जो फिनिश गुड्स में क्लियरली विजिबल है और जिसका कॉस्ट टोटल कॉस्ट का एक मेजर पार्ट है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल।
जैसे अगर हम बात करें फर्नीचर की, तो वुड, टिम्बर डायरेक्ट मटेरियल है। और फर्नीचर में आते बाद छोटी छोटी कांटियां भी लगती हैं, नेल जिसे हम कहते हैं, उसका कॉस्ट बहुत कम है, वो इनडायरेक्ट। एक बुक बना रहे हैं आप, पेपर डायरेक्ट मटेरियल है। इंक जिसे प्रिंटिंग होगा डायरेक्ट मटेरियल है। बाइंड करने के लिए जो थ्रेड लगेगा बहुत कम कॉस्ट का होता है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल। जो ग्लू अट्ठा लगेगा वो बहुत कम कॉस्ट का होता है, इनडायरेक्ट। उसी प्रकार एक्सपेंसेस भी दो हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इनके बारे में मैं आपको लिखाऊंगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने से, इन तीनों को ऐड करने से जो सम आएगा उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन, ना, प्राइम मिनिस्टर मतलब मेन मिनिस्टर, हेड ऑफ द मिनिस्टर। प्राइम मतलब हेड यहां पर है। प्राइम कॉस्ट, हेड कॉस्ट, मेन कॉस्ट। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे हम कहते हैं ओवरहेड। इनका सम को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड। करेक्ट? ओके। ये ओवरहेड तीन प्रकार के होते हैं। ये ओवरहेड तीन प्रकार के होते हैं। पहला फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड। तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, ऑफिस ओवरहेड क्या है और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है? बहुत सिंपल है। ओवरहेड मतलब क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री के अंदर हुआ है तो फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस के अंदर हुआ है तो ऑफिस ओवरहेड। गोडाउन जहां सामान रखा गया बेचने के लिए, या शोरूम जहां सामान रखा गया बेचने के लिए, वहां कुछ खर्चा हुआ है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री के अंदर लाइट की व्यवस्था है, फैन की व्यवस्था है, तो फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस भी होता है, ऑफिस में बल्ब होंगे, फैन होंगे, एसी होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा ऑफिस ओवरहेड।
शोरूम या गोडाउन जहाँ सामान रखा गया है बेचने के लिए, वहां पर भी लाइट की व्यवस्था होगी। तो वहां पर जो लाइटिंग, वहां का जो लाइटिंग बिल आएगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा। फैक्ट्री सैलरी लिखा है तो फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस सैलरी लिखा है ऑफिस ओवरहेड है, सेल्स मैनेजर का सैलरी लिखा है तो सेलिंग ओवरहेड, कि नहीं? तो बहुत सिंपल है। हम जब नंबर करेंगे मैं आपको सफिशिएंट हिंट दूंगा। बहुत इजी है ये पहचानना कि ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है कि ऑफिस ओवरहेड है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। क्वेश्चन पढ़ के अब आराम से पहचान जाओगे। वैसे मैं आपको नोट्स भी लिखा दूंगा, खास चिंता वाली बात नहीं। इतना पढ़ने के बाद हम कॉस्ट शीट के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर से कॉस्ट शीट का प्रैक्टिकल अक्सर आता है एग्जाम में, और ये बहुत इजी है। थोड़ा सा सिर्फ याद रखना है, कैलकुलेशन कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ याद रखना है। अब मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताऊंगा। मैं जो जो लिखता हूं व्हाइट बोर्ड में, आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है। इसका पहला कॉलम को हम बोलते हैं पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम को यूनिट, तीसरे को अमाउंट, अमाउंट जनरली हमको रुपीज में दिया रहता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब हम इस साल कितने रुपए का डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किए, इसको अमाउंट कॉलम में लिखोगे, यूनिट कॉलम में नहीं। फिर इसमें इसके बाद आएगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं। कभी कभी हम डायरेक्ट लेबर को मैन्युफैक्चरिंग लेबर या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी बोलते हैं।
क्योंकि ये वेजेस लगता है चीज को मैन्युफैक्चर करते वक्त। कभी कभी डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्टिव लेबर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के दौरान लगता है। सब सेम वर्ड है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री लेबर, सॉरी डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, प्रोडक्शन लेबर, और लेबर के बजाय वेजेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सब सेम है। इसका भी अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। फिर हमको लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या लिखना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट भी दिया रहेगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। अभी बताया था सबसे पहले, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो चार्ट में मैंने बताया था। उन तीनों को ऐड करोगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद आप निकालोगे ओवरहेड, सॉरी अब ऐड करोगे फैक्ट्री ओवरहेड। इसे हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। इसे हम प्रोडक्टिव ओवरहेड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं बताऊंगा आपको। फिर इसको ऐड करने से जो निकलेगा, इसको कुछ ऑथर इसका नाम देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, हम दिया करेंगे। इसका नाम है फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। इसमें ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है बता रहा हूं। यहां लिखा ब्रैकेट में ओपनिंग, यही बता रहा हूं। हाँ, वर्क इन प्रोग्रेस को हम बोलते हैं सेमी फिनिश गुड। मतलब एक ऐसा गुड जिसमें प्रोडक्शन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। मान लो एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस में जाओगे, सुल्तान चंद की बात करते हैं, बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, दिल्ली में है, बहुत सारी किताबें बनाता है।
ऑल ओवर इंडिया बिकती हैं। सुल्तान चंद की फैक्ट्री में अब जब भी जाओगे कुछ बुक्स ऐसी मिलेंगी जिनका मैटर कंपोज तो हो गया है लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है। कुछ बुक्स ऐसी मिलेंगी जिनका कंपोजिंग भी हो गया है, प्रिंटिंग भी हो गया है, बाइंडिंग नहीं हुआ है। कुछ बुक ऐसी मिलेंगी जिनका कंपोजिंग भी हो गया, प्रिंटिंग भी हो गया, बाइंडिंग भी हो गया, कवर पेज लगानी। तो सारी बुक अनफिनिश्ड गुड्स है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है। इस पे जो खर्चा अभी तक हो चुका है उसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। मान लो एक किताब को बनाने में खर्चा आता है 100 रुपये। अभी तक सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, जितना भी काम हुआ है उस पर अभी तक 70 रुपये खर्चा हो चुका है। तो 70 रुपए को हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। इसका एक ओपनिंग वैल्यू होता है, मतलब साल के शुरू में जो सेमी फिनिश गुड्स था उनकी क्या वैल्यू थी, ओपनिंग मतलब। उसी प्रकार एक क्लोजिंग भी होता है। और आपको याद है +2 लेवल से पढ़ते आ रहे हो कि ओपनिंग स्टॉक हर समय ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो लेस होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इसका अमाउंट दिया रहेगा। अभी तक अब आप एक बात नोटिस कर रहे होगे, अभी तक तो यूनिट कॉलम में हम कुछ लिखे ही नहीं। इस यूनिट कॉलम का तो बोनी अभी तक हुआ ही नहीं, होगा थोड़ी देर के बाद। यूनिट कॉलम का काम बहुत कम है। अब इसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, या इसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, या इसे वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। करेक्ट। इसमें ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड या इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड का और एक नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मैं ओवरहेड को शॉर्ट में लिखा है, स्पेस कम था बोल के O.H ओवरहेड। तुम पूरा लिखना, O.H मत लिखना अपने नोट्स में, ओवरहेड पूरा लिखना। इसको ऐड करने के बाद जो निकलेगा उसे हम कहते हैं
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब हमने जो चीजें बनाई उसको बनाने का ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और यहां से यूनिट कॉलम का काम आएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस साल कितना यूनिट आप प्रोड्यूस किए, तो वो यूनिट यहां लिखोगे यूनिट कॉलम में। हर क्वेश्चन में यूनिट नहीं देता है, तो जिस कॉलम में यूनिट नहीं है वहां यूनिट कॉलम बनाना ही मत, वहां यूनिट कॉलम बनाना मत। अब इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। तो यहां पर भी एक ओपनिंग स्टॉक आया था, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आया था, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस का था। वर्क इन मैं वर्किंग लिख दिया था, सॉरी, वर्क अलग वर्ड है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। यहां पर भी एक स्टॉक आया, लेकिन ये फिनिश गुड्स का है। फिनिश गुड मतलब वो गुड जो बन के तैयार है, कस्टमर का वेट कर रहा है, पूरा कंप्लीटली बन के तैयार है, बिकने वाला कंडीशन में है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का यूनिट क्वेश्चन में दिया होगा, अमाउंट भी दिया होगा। फिर इसे लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आपको याद है 12th में पढ़े थे, हर समय ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। इसका भी यूनिट दिया रहेगा और अमाउंट भी दिया रहेगा। कितने कितने बार ये अमाउंट नहीं दिया रहता है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो बचेगा उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। फिर इसमें हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड, ओवरहेड को मैं शॉर्ट में लिखा, स्पेस कम था बोल के, O.H आप पूरा लिखना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
देखो मैंने आपको कहा था चार्ट में ओवरहेड 3 प्रकार के होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ आ गया था प्राइम कॉस्ट के बाद, ऑफिस ओवरहेड आया वर्क कॉस्ट के बाद, सेलिंग ओवरहेड आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। ये आपको याद रखना है सीक्वेंस, और कुछ नहीं। सीक्वेंस याद है तो आराम से होगा, बट सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, कब क्या ऐड करना है, कब क्या लेस करना है। हाँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यूनिट कॉलम का काम खत्म हो गया है, और यूनिट कॉलम का काम, और अब से यूनिट कॉलम ब्लैंक रहेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट दिया रहेगा, उसको यहाँ लिखोगे। इसको ऐड करने से जो सम आएगा, इसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। क्या? टोटल कॉस्ट, क्योंकि सारे खर्चे ऐड हो गए। ये इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, या इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें ऐड होती है प्रॉफिट, इसमें ऐड होती है प्रॉफिट। तो आता है सेल्स, आता है सेल्स। ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कंप्लीट हुआ। ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। फॉर्मेट अगर याद है तो ये कॉस्ट शीट बनाना बहुत इजी है। सब फिगर ऑलमोस्ट सब फिगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, और इस सीक्वेंस में डालते जाना है, ऐड लेस करते जाना है, आंसर आ गया। तो इस प्रॉब्लम शुरू करने से पहले ये फॉर्मेट को 2-3 बार अच्छी तरह पढ़ लेना, और कुछ डाउट हो मुझसे पूछना, उसके बाद ही प्रॉब्लम करना। अच्छा, अब मैं कुछ बातें और आपको बताऊं। देखो, हमारे कॉस्ट शीट में सबसे पहला आइटम था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। किसी किसी क्वेश्चन में इसका अमाउंट डायरेक्टली दिया रहता है, किसी किसी क्वेश्चन में इसका अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। जब कैलकुलेट करोगे तो क्या क्या आइटम लोगे, तो वर्किंग में लिखो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके नीचे लिखो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिससे फिनिश गुड्स बनेगा। कच्चा माल मतलब अगर फर्नीचर की बात करें तो जो टिम्बर है, वुड इसको बोलते हैं, लकड़ी, वो रॉ मटेरियल है। एक बुक की बात करें तो जो पेपर है वो रॉ मटेरियल है। इंक जो लगेगा वो रॉ मटेरियल है। करेक्ट? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिख के सामने में 2-3 क्रॉस दे देना, अमाउंट सिग्निफाई करने के लिए।
जैसे यहाँ पर तुम वो आता होगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पर कम है। रॉ मटेरियल, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ओएस, शॉर्ट में लिखा, ओपनिंग स्टॉक पूरा लिखोगे तुम, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, R.M, रॉ मटेरियल शॉर्ट में लिखा, लिखकर सामने में 2-3 क्रॉस दे दो, यहाँ पर उसका अमाउंट लिख देना जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसमें ऐड करना परचेज, शॉर्ट में लिखा, PUR डॉट, पूरा लिखना तुम, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसका अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देना। इससे लेस करना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर लेस करना सेल्स ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप बहुत प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल के भी होते हैं, फैक्ट्री के भी होते हैं, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल का है, तब तो यहां लेस होगा। तब यहां लेस होगा। ये स्क्रैप समझते हो ना, मतलब वो अनवांटेड चीज जो प्रोडक्शन के दौरान बन जाता है, जिन्हें हमें फेंकना पड़ता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, नाम सुने होंगे, भिलाई स्टील प्लांट, नाम सुने होंगे। वहां पर जो रॉ मटेरियल है, आयरन ओर, तो बोलते हैं फेरो, Fe, फेरो, आयरन ओर, उसमें इतना स्क्रैप निकलता है कि उस स्क्रैप को बेचना भी है। उस स्क्रैप को बेचने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। भिलाई में जब गया था मैं, हमारे रिश्तेदार में वहां रहते हैं सेक्टर एरिया में, पूरे फेरो स्क्रैप डिपार्टमेंट था। मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, मतलब बिल्डिंग खाली उस स्क्रैप का डीलिंग के लिए है, इतना स्क्रैप निकलता है। एक बुक की बात करें, स्क्रैप क्या है आपको मालूम होगा। पेपर जो होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड साइज के बनते हैं,
पेपर मिल से जो पेपर बनते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के बनते हैं। अब जितने भी बुक पब्लिशर हैं वो पेपर खरीदते हैं अपनी बुक पब्लिश करने के लिए, लेकिन हर बुक का शेप और साइज सेम तो नहीं होता है ना। कोई लंबी होती है, कोई चौड़ी होती है ना। हर बुक का शेप और साइज सेम नहीं होता है। तो अब उनको बुक के साइज के हिसाब से पेपर काटना है, तो कटिंग के दौरान ना कभी कभी कुछ किनारे बच जाते हैं, पेपर के पतले पतले किनारे बच जाते हैं, उसे हम स्क्रैप कहते हैं। क्यों स्क्रैप क्यों कहते हैं? क्योंकि वो पतले पतले किनारे भी बिक जाते हैं। अब बोलो कहाँ काम आएगा पेपर का वो पतला पतला किनारा? बहुत जगह। फ्रूट का पैकिंग में काम आता है, ग्लास का जो पैकिंग होता है ना, ग्लास, कांच के ग्लास, उसका पैकिंग में काम आता है, गिफ्ट का पैकिंग में काम आता है, तो वो भी बिकता है रद्दी के भाव में, उसे हम कहते हैं स्क्रैप। तो स्क्रैप अगर रॉ मटेरियल का है तो यहां लेस होगा। इसके बाद जो बचेगा वो है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। वन आवर हो गया। इसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मैं फिर से बोल दूं, किसी किसी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल कंज्यूम को ना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम को डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं, रॉ को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, सेम है। तो ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया जाता। ये सब दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, कितना परचेज किए, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, तो फिर आपको इस प्रकार से निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसी प्रकार ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, कभी कभी क्वेश्चन में क्लियरली फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट दिया रहता है, कभी कभी फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट निकालना पड़ता है। तो फिर क्या दिया रहता है? फैक्ट्री के अंदर जो भी ओवरहेड है, जैसे फैक्ट्री का स्टाफ का सैलरी, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिक बिल, फैक्ट्री में जो मशीनें पड़ी है उनका डिप्रिसिएशन अलग अलग दिया रहता है। तो उन सबको ऐड करोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम आता है जनरली मैं आपको लिखा रहा हूं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, या है ऐसा लिखो, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स, फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स A में लिखो सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ लाइक foreman, FOREMEN, foreman,
सुपरवाइजर, फोरमैन के बाद कॉमा सुपरवाइजर, कॉमा मैनेजर, कॉमा फैक्ट्री मैनेजर। ये फोरमैन क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, फैक्ट्री मैनेजर क्या होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या होता है, 8-10 लेबर लोगों को गाइड करने के लिए एक पर्सन होता है, जिसे हम कहते हैं फोरमैन। मतलब वर्कर लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो 8-10 वर्कर ठीक से काम कर रहे हैं, वो फोरमैन देखेगा। अगर उनको कुछ डाउट है तो फोरमैन को पूछेंगे। तो 8-10 वर्कर को गाइड करने के लिए जो है उनका जो हेड होता है उसे कहते हैं फोरमैन। वैसे अगर फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर हैं तो बहुत सारे फोरमैन भी होंगे, क्योंकि एक फोरमैन तो सबको नहीं देख पाएगा ना, करीबन 8-10 वर्कर के लिए एक फोरमैन। फिर तो सारे फोरमैन को देखने के लिए एक सुपरवाइजर होगा। हो सकता है बड़ी फैक्ट्री हो तो सुपरवाइजर भी एक से ज्यादा हो सकता है। अब फोरमैन को कुछ पूछना है ना तो वो सुपरवाइजर से पूछेगा। मतलब वर्कर, जो लेबर है वर्कर, वो डायरेक्टली सुपरवाइजर के पास नहीं जाएगा, वो पहले अपना प्रॉब्लम फोरमैन को बताएगा। फोरमैन अपना प्रॉब्लम सुपरवाइजर को बताएगा। उसके ऊपर होता है वर्क्स मैनेजर, वो प्राय एक होता है, जिसको हम फैक्ट्री मैनेजर भी कहते हैं। तो ये सारे एम्प्लॉई तो फैक्ट्री के अंदर हैं, लेकिन ये डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन में, ये हेल्प कर रहे हैं वर्कर लोगों को। तो ये इन्हें इनडायरेक्ट लेबर कहा गया है, इन्हें इनडायरेक्ट लेबर कहा गया है। हाँ, अब लिखे होंगे सैलरी ऑफ फैक्ट्री स्टाफ लाइक फोरमैन, सुपरवाइजर, फैक्ट्री मैनेजर और इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर। बी बिट में लिखो डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट। फैक्ट्री में जितने भी एसेट हैं, खास करके होती है प्लांट एंड मशीनरी, तो फैक्ट्री में जितने भी एसेट हैं उनका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड। depreciation of factory overhead like plant and machinery, factory building, next power, fuel, 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 gas, water। अब फैक्ट्री में ये सब भी लगता है। पावर किसे कहते हैं? The electricity consumed to run the machine, उसे कहते हैं पावर। The electricity consumed to run the machine is known as power.
फुएल, अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, उनको जलाना है, कोयला लगता है, डीजल लगता है, पेट्रोल लगता है, वो सब फुएल। गैस, गैस भी लगता है, और वाटर भी लगता है अच्छा खासा। फिर डी में लिखो कॉटन वेस्ट। ये कॉटन वेस्ट क्या होता है? मशीनों को साफ करने के लिए। कमा हॉलेज, HAULAGE, हॉलेज। हॉलेज का मीनिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कॉमा लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। आपको मालूम है मशीनों में हम तेल देते रहते हैं फ्रिक्शन से बचाने के लिए। फ्रिक्शन से बचाने के लिए हम तेल देते हैं उसमें, उसे कहते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल, ई बिट में लिखो ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस, या इसको ड्राइंग ऑफिस सैलरी भी बोलते हैं। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस को ड्राइंग ऑफिस सैलरी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ड्राइंग ऑफिस सैलरी क्या होता है? अब देखो, प्रोडक्शन के डायग्राम बनते हैं, प्रोडक्शन के चार्ट बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? प्राय ऑफिस में। तो प्रोडक्शन चार्ट या प्रोडक्शन डायग्राम को बनाने में जो खर्च होता है उसे कहते हैं ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंस या ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ये भी फैक्ट्री ओवरहेड है, भले यहाँ ऑफिस वर्ड यूज हुआ है। फिर लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, सॉरी फैक्ट्री लाइटिंग, उसी ईबिट में लिख दो फैक्ट्री लाइटिंग। फिर एफ बिट में लिखो कंज्यूमेबल स्टोर्स। एफ बिट में लिखो कंज्यूमेबल स्टोर्स। ये कंज्यूमेबल स्टोर क्या होता है? अब देखो, फैक्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंज्यूम होती रहती हैं। जैसे जब वर्कर सुबह आएगा, काम करने से पहले हाथ मुंह धोएगा, फिर काम करने के बाद दोपहर को जब खाना खाने की बारी आएगी, लंच होगा, लंच से पहले हाथ मुंह धोएगा, उसमें साबुन लगेगा। वो एक तरह का कंज्यूमेबल स्टोर है। तो लास्ट लिखो प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। ये आज का वीडियो है, यही खत्म करेंगे और कल थोड़ी सी थ्योरी पर, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी थ्योरी पर पढ़ा के मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।